चलो जन्म 1935 कांगल कोल्हापुर महाराष्ट्र में। पूरा नाम आनंद रतन यादव, इनका पूरा नाम है, शॉर्ट में आनंद यादव लिखते हैं। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित है। मराठी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर यानी जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है उसको मराठी साहित्य और संस्कृत साहित्य के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत है, यानी मराठी भाषा जो उनके क्षेत्र उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में इन्होंने बहुत सालों तक नौकरी की है। अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। इन्होंने 25 एक किताबें लिख चुके हैं। ये उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है, यानी कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित है। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित है। एक इनकी अच्छी पुस्तक है नटरंग, जो भारतीय ज्ञानपीठ जो समिति बनी है उनकी तरफ से प्रकाशित है। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने इसको सराहा, पढ़ने वालों की संख्या इसको काफी है। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है। यहाँ जो उनका एक उपन्यास है जूझ, उससे ये अंश लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। यानी उस उपन्यास के ऊपर इनको 1990 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिल चुका था। ठीक है, अब आप शुरू में आ जाओ, इस पाठ का परिचय दिया हुआ पड़ा है, आप आ जाओ पेज नंबर शुरू में, एकदम शुरू में। अब ये पेज नंबर 1 से भी पहले पढ़ा है, जूझ, पेज नंबर 8 रोमन संख्या में जो लिखा हुआ वहां पढ़ा है। यानी सिल्वर वेंडिंग जो कहानी शुरू हो रही है ना, उससे 3 पृष्ठ पहले विषय सूची, उससे पहले भारतीय संविधान उद्देशिका, उसके भी एक पन्ना छोड़ने के बाद जूझ। तो यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित है, बहुप्रशंसित, बहुचर्चित मतलब जिसकी चर्चा बहुत कुछ हुई। बहुप्रशंसित का मतलब होता है जिसकी बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की, पढ़कर यह उपन्यास की श्रेष्ठता के आधार पर। आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक का मतलब होता है अपने ऊपर स्वयं की, है आत्मकथा का मतलब क्या, स्वयं की कथा। तो उन्होंने अपने ऊपर लिख करके इसको लिखा है, जिनका एक अंश दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन, गवई जीवन का मतलब होता है ग्रामीण जीवन। गवई जीवन का मतलब क्या होता है, गांव का जीवन, है ना, गांव का जीवन या ग्रामीण जीवन। ठीक है, कि खुरदरे यथार्थ, खुरदरे यथार्थ का मतलब होता है, मतलब यथार्थ का मतलब वास्तविकता, यानी जो मुसीबतों भरा जो वास्तविक जीवन है उसके बारे में। और उसके रंगारंग परिवेश, रंगारंग परिवेश का मतलब होता है चारों तरफ का परिवेश कैसा है, स्थितियां कैसी है, परिस्थितियां कैसी है, कि अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। विश्वसनीय जीवन गाथा का मतलब अपने जीवन से संबंधित उन्होंने जो कुछ देखा उसको यहाँ लिखा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है, मर्मस्पर्शी चित्रण, मर्मस्पर्शी का मतलब है हृदय को छूने वाला चित्रण है। अस्त व्यस्त अलमस्त, अस्त व्यस्त का मतलब जो जरा अपना ध्यान वगैरह नहीं रखता है। अलमस्त का मतलब अपने आप में मस्त रहने वाला। निम्न मध्यवर्गीय, निम्न मध्य यानी मिडिल क्लास, ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष को भी अनूठी झांकी। यानी किसान अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष करता है, वो किस प्रकार संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, उसका एक अच्छा खासा जो चित्रण है वो यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, यहाँ दिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों में आकुल आहट सुनी। आकुल का मतलब है पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल होना, मतलब मुझे पढ़ना ही है, मुझे पढ़ना ही, इस प्रकार की जो विचार है वो उनके मन में, जो निश्चय किशोर होते विद्यार्थियों के लिए एक कदम बन सकती है। अगर उस समय वो अगर ढंग से पढ़ते हैं तो फिर तो उनका क्या कहना, उनका जीवन वगैरह पूरा ही बन जाएगा। अब आ जाइए पेज नंबर 21 पे, जूझ कहानी आनंद यादव की दूसरी, कि किस प्रकार से उनका बचपन वहां से खड़ा होता है, किस प्रकार से उन्होंने इसके अंदर लिखा। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, यानी हिंदी में स्कूल को शुद्ध भाषा में पाठशाला बोलते हैं, विद्यालय भी बाद में आया हुआ शब्द, हिंदी में ज्यादातर पाठशाला शब्द चलता है। लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊं। दादा का मतलब होता है यहाँ महाराष्ट्र में दादा किसको बोलते हैं, पिता को।
वो कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा। ठीक है, कि मैं पढ़ने जाऊं डर लगता है हड्डी पसली एक कर देगा। हड्डी पसली एक कर देगा मतलब मार पीट करेगा, मारेगा, घर पे काम कर, स्कूल क्या करेगा जाकर? क्योंकि पहले, आज भी इतना शिक्षा का मतलब इतना लोग नहीं सोचते हैं शिक्षा के बारे में, उसकी शिक्षा की वैल्यूनेस नहीं समझते। तो उस समय शिक्षा की वैल्यूनेस समझना तो अपने आप में एक बड़ी बात थी, बहुत कम लोग इसकी वैल्यूनेस थे वो समझ पाते थे। इसलिए मैं ताक में ही रहता कि कोई दादा को समझा दे, मतलब वो ये लेखक, इसके आनंद यादव की खुद की कहानी है। वो कह रहा मैं इस पे रहता कोई मेरे पिता को समझाए कि भाई मुझे वो स्कूल जाने दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहते पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। मतलब जन्म भर खेतों में मेहनत करते रहो लेकिन फिर भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कैसे फसल खराब हो जाती है, कभी कोई बीमारी पड़ जाती है, कभी कोई कीड़ा पड़ जाता है। इसलिए किसान हमेशा खाली हाथ ही रहता है। मुझे इसका विश्वास था, इसलिए वो कह रहे मुझे विश्वास था इसका कि जन्म भर खेत में काम करूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा, यानी दादा के समय जो परिस्थितियां थी वो अब पिता के समय नहीं है। यह खेती हमें खड्डे में धकेल रही है, यानी खेती है वो क्या कर रही है, हमारे को खड्डे के अंदर धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, यानी खड्डे में धकेलने का मतलब है मुसीबतों में डालना। उसने कहा अगर पढ़ गया तो नौकरी लग जाएगी, तो खेती तो भले साथ में करते रहो, तो नौकरी एक फिक्स इनकम बन जाएगी जिससे मेरा घर परिवार है वो रुकेगा। 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अड़ा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकता है। ये विठोबा अड़ा, अड़ा में मतलब मतलब अन्ना जी जैसी बड़ी शुभ हो गई। विठोबा एक व्यक्ति है, उस गांव का जमींदार। ये कौन है? जमींदार है, ब्राह्मण वर्ग में आता है। जैसे अपन सुनते ना, ये आपने सुना ना, वो आपने वो सुनी होगी, वो मस्तानी फिल्म देखी है जिसने, बाजीराव मस्तानी, तो उसमें आता ना बाजीराव वल्लाड़ भट्ट, ये भट्ट विठा अन्ना, ये ऐसे उस प्रकार के वहां के, ये नाना, ये दादा, इस प्रकार के महाराष्ट्रियन जो समाज है उसके अंदर इस प्रकार के ये नाम चलते हैं। कुछ जातियों से संबंधित है और कुछ बड़े और छोटों के हिसाब से प्रयुक्त होते हैं। फिर अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। अब छोटा सा बच्चा ये चीज सोच रहा है और उसका बाप है वो क्या कह रहा है कि तू जा खेत में काम कर, तुझे स्कूल वगैरह नहीं जाना है। लेकिन बच्चे की आकांक्षा देखो, बच्चे की मन स्थिति देखो कि वो स्कूल जाने के लिए क्या हो रहा है, लालायित हो रहा है। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता है। ईख, ईख का मतलब समझते हो? ईख समझते हो? ई से इमली, ई से ईख, गन्ने वाला ये होता है ना, उसको वो निकालना, गन्ने का जो लकड़ होते हैं ना, लट होते हैं ना, उनको ईख, जिससे वो बाद में गुड़ वगैरह बनता है, तो उसको चला चला करके निकालना पड़ता है। कोल्लू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। उन्होंने कहा मतलब फटाफट सबसे पहले लेकर के बेच दोगे तो ज्यादा कीमत मिलेगी और बाद में जब बहुत ज्यादा माल आ जाएगा उस समय मतलब लोग फिर क्या है, ऊपर नीचे करेंगे, यानी उस समय वो भाव कम देंगे। यह उसकी समझ कुछ तक सही थी। जब चारों ओर कोल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती। जब चारों ओर कोल्लू चलने लगते तो बाजार में गुड़ खूब हो जाता। यानी किसी भी वस्तु का मूल्य कब बढ़ेगा, भाव कब बढ़ेगा, जब वो बाजार में कम हो। जब ज्यादा होगी तो कोई भी उसका इतना मूल्य नहीं देगा और भाव नीचे उतर आते हैं। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। और मतलब जब अच्छी फसल हो जाती है, रस अच्छा आता, तो नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ है मतलब बहुत अच्छा गुड़, बढ़िया क्वालिटी का गुड़। लेकिन वो कह हम जल्दी जल्दी कच्चे ईख से, गन्ने से ही बनाते थे, इसलिए हमारा तीसरे नंबर का क्वालिटी का गुड़ था, लेकिन सबसे पहले बेचते थे, इसलिए वहां उस समय बेचने वाले लोग कम आते थे, इस कारण से अच्छे भाव मिल जाते थे। बाकी किसान दूसरे ढंग से विचार करते, उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज्यादा निकले। उसने कहा और कुछ दिन खड़ी रखोगे तो उसमें रस ज्यादा भरेगा तो ज्यादा निकलेगा गुड़। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने गुड़ ज्यादा कितना निकलेगा, थोड़ा क्विंटल भर का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर भाव अच्छे मिल जाते हैं तो फिर वो उधर से कसर उधर निकल जाएगी। यानी दादा का मतलब यहाँ ध्यान रखना पिता के लिए। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले शुरू था। अब कोल्लू का मतलब क्या होता है कि बैल चलाए जाते हैं, बीच में डाला जाता है, एक बैल होते हुए ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे पिसते रहते हैं और वो गन्ना होता है
वो जैसे आपने ना गन्ने का जूस बनाया ना, वो ऐसे बीच में लकड़ी डालता है, तो उसमें भी उसके ऊपर पत्थर वगैरह रखे होते हैं और वो बैलों से खींच के और धीरे धीरे उसका रस निकलता रहता है, एक साइड इकट्ठा होता रहता है और फिर उससे गुड़ बनाते हैं। इसी कारण वो इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम जल्दी निपट गए, आगे के काम में लगे, यानी फटाफट उससे निपट गए और आगे के काम में लगे। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, सभी जन का मतलब सारे लोग। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कंडे थापने का मतलब गोबर का होता है, वो खेपलिया थिपड़िया टाइप बनाते हैं लोग, तो कंडे उसको बोलते हैं। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से करनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छोड़। अब ध्यान रखना, बच्चा होता है ना सदैव किसी से और से अगर पहले बात करने करे ना करे, लेकिन माँ से बात जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि माँ के अंदर एक गुण होता है जो औलाद के प्रेम के प्रति या मातृ सुलभ जो होती है चेष्टा होती है कि वो बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखने वाली होती है। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं। अब माँ ने कहा भाई मैं क्या करूं, तेरा बाप मानता नहीं, मैं भेजूंगी तो तेरे को भी मारेगा और मेरे को भी मारेगा। पढ़ने लिखने की बात की तो वो बरेला सुअर की तरह गुर्राता है। अब देखो अपने पति को क्या करे, बरेला सुअर यानी जंगली सुअर, ऐसा करता ऐसे करता है जंगली सुअर। जंगली सुअर अचानक किसी व्यक्ति के सामने आ जाता है, हमला कर सकता है, सामने वाले की जान भी ले सकता है, वो पागलों की तरह दौड़ता है। ठीक है, तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था, मतलब वो खतरनाक देखा था कि जंगली सुअर आता है तो वो खेतों में नुकसान वगैरह कर देता है ऐसे, और हर किसी को सामने आते, तो उसने अपने पति को जंगली सुअर की संज्ञा दे दी, क्योंकि वो भी बेमतलब की इस प्रकार से मारपीट वगैरह करता है। अब मड़ा के सभी काम बीत गए। मड़ा बोलते हैं खेती को, इसको मड़ा बोलते हैं ना, मल्ला नहीं है, इसको बोलते हैं मड़ा, यानी मड़ा का मतलब होता है खेती। ये राजस्थानी वर्ड है ल में ल। ठीक है, मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रहेगा। अब बेटा समझा रहा है कि खेती के काम बीत गए, अब मेरे लिए और कोई काम है नहीं, इसलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। अब दत्ताजी राव सरकार यानी ये उस गांव के मुखिया है, जमींदार है, पैसे वाले हैं और गांव के क्या सरपंच भी है, मतलब सारे पद है, धनवान है, पैसे वाले, मुखिया, चलती भी है, मतलब गांव के बड़े व्यक्ति। उन्होंने कहा कि दत्ताजी राव सरकार, सरकार का मतलब बड़े व्यक्ति, मुखिया वगैरह, इसलिए सरकार शब्द है। तो उनसे मेरे पढ़ने के बारे में कहा, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूंगा तेरे साथ, तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह समझा देंगे। अब वो कह रहा है कि मतलब पिताजी है वो उनसे डरते क्योंकि गांव का सरपंच है, और उसने कहा चल मैं तेरे गांव से निकाल दूंगा, नहीं तो काम कर यहाँ करके डांटेगा, तो वो लोग उनसे डरते, इसलिए मेरी पढ़ाई के विषय में बात उनसे चल करके करते। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि उसको भी डर लग रहा था कि अगर उसके पति को पता चल गया कि हमने जाकर के वहां की है तो वो फिर लठ लेकर के और मारने दौड़ेगा। मुझे तो मालूम था कि इतना करने पर कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वो मेरे मन में रखने के लिए जाने को तैयार होगी। मतलब माँ को लगता था लाभ, लेकिन फिर भी के बच्चे का मन रखे, इसलिए वहां दत्ताजी राव सरकार के पास जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। मेरी तड़पन वह समझती थी, तड़पन का मतलब पढ़ने की इच्छा, वो समझती थी कि इस बच्चे के अंदर पढ़ने की कितनी लालसा है। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। यानी वो उस समय 5वीं 6वीं 7वीं तक स्कूल होते थे, कम से कम जब तक जहां तक स्कूल है वहां तक तो पढ़ा, माँ की इच्छा थी, लेकिन दादा यानी उसके बाप के आगे उसकी माँ की भी चलती नहीं थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई भी आ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कहते। दीवार के सहारे बैठने का मतलब होता है यानी औरतें थोड़ा सा क्या है घूंघट वगैरह रख करके और शर्म लज्जा करती, इस कारण से वो एक तरफ बैठ के बच्चे को आगे बिठा दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये तो गलत कर रहा है, बुलाओ उसको, डांटता हूं मैं। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता। रखमाबाई कौन है? उस समय की हीरोइन है गांव की, एक प्रकार की वेश्या टाइप है, मतलब जो नाच गान करती है और अपना गुजारा चलाती है, और बहुत सारे पुरुष उनके प्रेम के चक्कर में वहां पड़े रहते हैं। तो इसका बाप है वो भी इश्क मिजाज का है, वो भी उसके पास पड़ा रहता है, घर के काम को वो देखता नहीं है, इसलिए बच्चे को कहता तो स्कूल बच्चा तो काम कर घर पे, और वो ऐसे मौज उड़ाता रहता है। अब ये बात उनको लगा कि वास्तव में कैसा बाप है, बच्चे छोटे से बच्चे को काम पे लगा के खुद ऐसे करता है, इसका मतलब अब तो उसको डांटना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे पहले अच्छे लोग भी होते थे। खेती के काम में हाथ ही नहीं लगाता, मतलब खेती का काम सब माँ और बेटे को करना पड़ता है। माँ ने
देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया। माँ ने ये भी कह दिया कि इसके जो पिता है वो इसको खेती में इसलिए जोत रहा ताकि वो पूरे दिन आवारा सांड की तरह गांव में घूमता रहे, मतलब आवारागर्दी करता रहे। इस कारण से इस बच्चे को साथ ऐसा किया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए, मतलब बड़े दादा का मतलब बड़े पिताश्री के समान है वो, और बोले आने दो अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ नहीं अच्छी तरह देख, अभी अच्छी तरह से खबर दूंगा उसकी। ऐसा मतलब खुद तो गलत काम करता है, उल्टा उल्टा बच्चे के जीवन को भी बर्बाद कर रहा है। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नजदीक आ गई है, मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई का मतलब होता है रिवीजन कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। अगर लगभग साल निकल गया, लास्ट 2 महीने अगर अभी भी मैं स्कूल गया तो मैं रिवीजन करके कैसे ही करके 5वीं पास कर लूंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा, मेरा साल खराब होने से बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है, यानी पहले बीच में एक बार ऐसे छुड़वा दिया, अब खेतों का काम वगैरह तो है नहीं। ठीक है अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, उसके पीछे से घड़ी पर बात मैं तुम भी आ जाना रे छोरा, मतलब उसको कहा कि तू भी आ जाना बाद में, फिर तेरे सामने उसको डांटूंगा, पूछूंगा भेजता है नहीं भेजता है। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये बात सभी बातें कही है, यह मत बताना, मतलब ऐसे मत कहना कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी आए तो बोल रहे थे घूम रहे, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे इनडायरेक्टली पूछना। क्यों? अगर उसको ऐसा लगेगा इन्होंने मेरी शिकायत की तो फिर और ज्यादा वो घर में आकर के हुड़दंग करेगा, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा, मतलब ऐसे कहते ना कि भाई तुम्हारी पत्नी है या बच्चे की माँ है वो साग भाजी देने आई थी, तब पूछा था, तब उसने ऐसा कहा था। ठीक है मुझे जो करना है मैं करूंगा, देख उसके सामने उससे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। अब कहा कि शाम को घर आके इसको बोलना मैंने बुलाया, फिर उसके पीछे पीछे तू भी आ जाना, और जब मैं बच्चे को कह रहा कि तब तेरे से जब पूछूं एकदम सही मुझे बता देना, डरना मत, मैं उसकी क्लास अच्छी तरह से लगाऊंगा। ऐसा देसाई सरकार ने कह दिया। किसने? यानी दत्ताजी राव सरकार या देसाई जो उस समय के ब्राह्मणों के वहां आते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। नहीं जी, उसने कहा नहीं मैं डरूंगा नहीं, बोल दूंगा। मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। 1 घंटा रात बीते का मतलब यानी 7 बजे सूर्यास्त होता है, 8-1 बजे वो घर पे आया। मैं घर में ही था, आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया। मालिक का मतलब होता है तेरा पति, ठीक है, ये मालिक शब्द होता है, किसके लिए उपयोग होता है? पति के लिए कहते हैं। खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। अब कहा क्या है कि भाई तू तो खेत में काम करता, जबकि उसने तो बताया वो खेत में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसने क्या कहा कि ऐसे कहा कि खेत से आए तो बोल देना मेरे पास आए, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा, उन्होंने कहा यार सरपंच साहब ने बुलाया है, पंच से बड़े कुछ काम वाम था, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। पत्नी ने कहा भाई मुझे तो कहा नहीं, बुलाया पता नहीं क्या काम है, तो मैं वो आता हूँ, मतलब मैं वहां जाकर के आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले, यानी गणपा आए तो रात के समय उसको खेत में भेज देना पहले आते ही खेत में। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ, देसाई के बाड़े का बुलावा का मतलब था उनके बड़ा मकान होता था, बड़ा चारों तरफ बना हुआ, मतलब बाड़ा बोलते थे उसको। दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर मां ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीमने का मतलब था खाना खाने के लिए, इसी बहाने तू जा, यानी ऐसे बोलना कि रोटियां से दे खाना खाने आ जाओ और फिर वो तेरे सामने पूछ लेंगे। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, यानी सरकार कौन? दत्ताजी राव। क्यों आया रे छोरे? आते मुझे भाई छोरे क्यों आया? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया। उसने कहा भाई दादा यानी पिताजी को बुलाने आया हूँ, उन्होंने क्या नहीं किया है? खाना है वो नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है और मेरे पास, तो तू बैठ जा, बैठ अभी आया, मेरे को बातें करनी है इससे। ऐसा उन्होंने थोड़ा कड़क आवाज में पूछा। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था किंतु अब नहीं जाता। देखो 5वीं में था लेकिन अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? अब वो कड़क के पहले बच्चे से पूछ रहे। दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं, मतलब पिताजी ने मना कर दिया कि खेतों में पानी देने वाला कोई नहीं, इसलिए नहीं जाता। क्यों? रत्नापा, उसका नाम रत्नापा है। क्यों भाई?
बच्चे को क्यों ऐसे कर रहा है? हाँ जी, फिर तू क्या करता है? सुबह तू क्या करता है फिर भाई के? जब बच्चे से काम करो ना, तू खुद क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया। जिरह करने का मतलब होता है बहस करना। जिरह करने का मतलब क्या होता है? बहस करना। यानी उसको बात तो ऐसे नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, यानी बहस करनी उससे शुरू कर दी। तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। फिर पूछा कहाँ क्या जाता है, फिर बच्चे को पूछा कहाँ करता है, तो बच्चे ने बता दिया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, यानी पिताजी को गुस्से से बड़ा अच्छा खासा सुनाया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। हजामत बनाई का मतलब बहुत ज्यादा डांटना। हजामत बनाने का मतलब ऐसे नहीं जाता टकला करना, इज्जत उतारना। तो यहाँ बहुत ज्यादा डांट करके उनकी इज्जत उतारी। देसाई की मड़ा खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा था। यानी उन्होंने कहा भाई तू मेरे खेतों में मजदूरी का काम करता था, मैंने छोड़ा, उसके बाद तू काम ही नहीं कर रहा है। मन लगाकर खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। मतलब पत्नी को और बच्चे को कहता तुम खेत का काम करो, घर का भी काम तुम करो, और खुद सांड की तरह घूमता। सांड का मतलब है, आपने देखा ना जो मोटा बैल होता है, मोटा बैल होता है जिसको कोई गांव में रोकता नहीं, घूमता रहता है मर्जी पड़े उधर, तो वैसे। और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा का जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। और तू अपनी मस्ती के लिए यानी वैश्या के पास, उस रुक्मा बाई के पास पड़ा रहता है, तेरे कारण बच्चे का जीवन बर्बाद हो रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? तो अच्छा खासा उन्होंने उसको सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा सवेरे से तू पाठशाला जाता है। कोई भी उन्होंने तर्क किया, उन्होंने नहीं तू झूठ बोल रहा है, बच्चा सही है, इसको स्कूल भेजना ये तेरा कर्तव्य है, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की। उन्होंने कहा भाई स्कूल की फीस भर पूरी की पूरी और बच्चे को स्कूल भेज और मन लगाकर पढ़ाई करो, किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए। उन्होंने कहा साल खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से साल है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रख, मन लगा करके पढ़ना है। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर। उसने कहा अगर कल से स्कूल नहीं भेजा तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं इसकी क्लास लगाता हूँ। और सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ और पाठशाला जाते रहना। यानी सुबह शाम घर के काम में तेरी मदद जितना तू कर सकता है उतनी कर ले, और उसके बाद सीधा पाठशाला। मैं पढ़ाऊंगा तुझे, अगर ये नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद जरा ज्यादा बच्चे हो गए इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। मतलब उसके वो एक ही है, लेकिन इसीलिए वो मतलब व्यंग्य कर रहा है, ताना मार रहा है कि लगता है इसके बाद ज्यादा बच्चे हो गए बेचारे के पास, इसलिए तुम्हारे को कुत्तों की तरह पाल रहा है। मतलब कुत्तों की तरह पालने का मतलब टुकड़े डाल। मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई, इसलिए पाठशाला से निकलकर जरा नजरों के सामने रख लिया। उसने कहा गलत आदत पड़ गई है इसलिए वहां गड़बड़ करेगा, इसलिए नजरों के सामने रख लिया। कैसी आदत है? चाहे जैसी 11 कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा भाई ये ऐसे सिनेमा देखने चला जाता है, कंडे बेचता है, खेलता रहता है, ये वो। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटाकर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे देते नहीं है, इसलिए खेत पर गोबर बीज कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, उन्हें बेचकर ये कपड़े भी बनवाए थे। उस समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने झूठ सच मिलाकर ठोक दिया, मतलब इधर उधर सुना दिया। अब यह सब बंद करो और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ ना कभी, उसने कहा पास नहीं हुआ तो बाद में स्कूल नहीं भेजूंगा। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। मेरा तो स्कूल जाना बंद हो गया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा तो कैसे पास होगा? अच्छा अब तो घर जाओ, सवेरे पाठशाला जाने लग। बच्चे को भेज दिया जी। मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना अरे बच्चे भी जाते हैं, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ? अब उसके बाप को डांट रहा, बच्चा ही तो है, सिनेमा गया तो क्या हुआ? सिनेमा तो जाएगा ही। पढ़ना लिखना क्या हुआ? इस बार पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? इसका मतलब तू उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना, ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आप कहते हो तो मैं भेज देता हूँ, कल से देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा, मतलब जब अपनी चलती नहीं जबरदस्ती का, क्योंकि उसको पता था अगर वो यहाँ नहीं गएगा तो उसको क्या पड़ेगी, डांट। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, मतलब प्रॉमिस की। पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधा पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का व्यवस्था घर से ले आना, छुट्टी होते ही
घर में बसता रहकर सीधे खेत पर आकर घंटा कर ढोर चराना। ढोर का मतलब होता है जानवर। ढोर का मतलब क्या होता है? जानवर ना। घर पे आकर क्या क्या चराना? ढोर वगैरह चराना। और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना समझे मंजूर है ना। ज्यादा काम हुआ तो छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उसने कहा पक्का खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद में उमड़ रहा था, उसको मजा आ गया, कम से कम स्कूल जाना तो शुरू हुआ। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। वो कह रहे भाई अगर इतना काम कर सकता है तो ये मंजूर है तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना सब बेकार है। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहता हूँ ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे, मतलब जहां मिलेगा वहीं तुझे पकड़ करके और ठोकूंगा। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तुम्हारा। बालिस्टर का नहीं मतलब वो होता है ना, बोलना क्या है, बैरिस्टर बोलना है, लेकिन बैरिस्टर आता नहीं, बालिस्टर यानी वकील नहीं बन जाएगा। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। कुरकुर करने का मतलब होता है बात बात में गुस्सा होना और सुनाना, मतलब डांटना या सुना। रोते धोते पाठशाला फिर शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिला। यानी सुबह 11 बजे से 5 बजे तक आराम से स्कूल में बैठो, नहीं तो पूरा दिन खेत में काम करना होता था, अब स्कूल में बैठना। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है। मास्टर ठोकते तो उससे अच्छा ये अच्छा, यहाँ मार खा लेंगे लेकिन वहां खेत में जाकर के तपेंगे नहीं। उससे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीते, मजा आ गया। धूप के अंदर काम नहीं करना पड़ा। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास यानी फेल की टीसी तो थी, टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, वो 5वीं की हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचानता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये सब अगली कक्षा में चले गए। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरे अपेक्षा कम उम्र के और जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। छोटे बच्चे आ गए, ये बड़ा, वो भी 5वीं में, ये भी, इसके इज्जत का सवाल। जब आज कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले, लट्ठे का मतलब होता है कट्टा आता है बोरी वगैरह, इसका थैला बनता था पहले, उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा हो, मतलब ऐसे लगता कोई जाने के लिए कोई बस स्टेशन पे बैठा रहता ना, वैसे बैठा हो। उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इसके बाद कल करेंगे। अब इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बोलो। शब्द अच्छे हैं, बढ़िया मजेदार पाठ है ये।